नमस्कार दोस्तों। 6 साल बाद फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। बहुत सारे इसके आयाम हैं। अगर हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसकी ज्योग्राफी कैसी है, इकोलॉजी कैसी है, काफी ज्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। साथ ही साथ क्योंकि कैलाश मानसरोवर चीन के हिस्से में आता है, तिब्बत के हिस्से में आता है, इस कारण इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे लिए हो जाता है। तो आज इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैलाश मानसरोवर कहाँ लोकेटेड है, किस प्रकार की वहाँ की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, किस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, और साथ ही साथ ये हमारे लिए किस प्रकार से इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैपिंग सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जीएस पेपर 1, 2 और 3 तीनों के लिए ही ये हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए समझने की कोशिश आज के इस सेशन में हम करते हैं। जैसा आपने न्यूज को देखा है, 6 वर्षों बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से प्रारंभ होने जा रही है। तो कैलाश मानसरोवर सबसे पहले कहाँ है, इसको समझने की कोशिश हम करेंगे। इसको अलग अलग एस्पेक्ट्स में बांटेंगे। सबसे पहले हम ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को देखेंगे। ज्योग्राफी वाला हिस्सा मेंस में जीएस पेपर 1 के अंतर्गत आता है, जबकि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला हिस्सा मेंस में जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आता है। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 दोनों ही दृष्टिकोण से ये सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन एंड टेरेन। अवस्थिति कहाँ है, कैलाश मानसरोवर कहाँ स्थित है, और वो किस प्रकार की टेरेन है, किस प्रकार की भूभाग जो है वो किस प्रकार का है। कैलाश मानसरोवर को अगर आप देखें तो इसकी हाइट, कैलाश और मानसरोवर दोनों अलग अलग जगह हैं। कैलाश एक पर्वत का नाम है, जबकि मानसरोवर एक झील का नाम है। हालांकि ये दोनों पास पास ही स्थित है, इसी वजह से एक साथ नाम लिया जाता है कैलाश और मानसरोवर। हालांकि बीच में और नहीं लगाया जाता, लेकिन वो दोनों अलग अलग जगह हैं। मानसरोवर एक झील है, जबकि कैलाश एक पर्वत है। लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये भारत है। इंडिया का मैप अगर आप खोलेंगे अपनी एटलस के अंदर तो भारत और नेपाल का जहां मिलन होता है, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है जहां भारत और नेपाल का मिलन होता है, इसी से थोड़ा सा नॉर्थ में आप देखेंगे आपको एक झील दिखाई देगी जिसका नाम है मानसरोवर लेक। मानसरोवर झील आपको यहां दिखाई देगी, और उसके जस्ट नॉर्थ में ही माउंट कैलाश या कैलाश पर्वत, हिंदी के एटलस में अगर आप देख रहे हैं तो माउंट कैलाश या कैलाश पर्वत आपको देखने को मिलेगा। यानी ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो भारत के हिस्से में नहीं आता है कैलाश पर्वत, चीन के हिस्से में आता है। चीन का भी ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, इसे तिब्बत के नाम से जाना जाता है, तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत के अंतर्गत माउंट कैलाश आता है। इसकी हाइट लगभग 6638 मीटर की हमें देखने को मिलती है, और जो झील है मानसरोवर लेक उसी कैलाश पर्वत के नीचे की तरफ हमें देखने को मिलती है। वो 4600 मीटर की हाइट पर, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई तुंगता की बात करें तो 4600 मीटर देखने को मिलती है। तिब्बत में ये नगारी प्रीफेक्चर, या अगर हम भारत में बात करें तो राज्य जिसको हम कहते हैं, स्टेट्स जिनको हम कहते हैं, वैसे तिब्बत के नगारी राज्य में ये हमें देखने को मिलती है। और ये पूरा पूरा क्षेत्र तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के नाम से जाना जाता है। चाइना इस पूरे क्षेत्र को, या वर्ल्ड में भी न्यूज़पेपर में जब भी आप पढ़ेंगे तो ये पूरा पूरा क्षेत्र जिसे हम तिब्बत कहते हैं वो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, या हिंदी में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये तिब्बतन प्लेटू है, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, संसार की छत कहा जाता है, क्योंकि ये धरती का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा प्लेटू है। पठार है, प्लेटू आप जानते हैं आसपास के क्षेत्रों से ऊंचे होते हैं और ऊपर से फ्लैट होते हैं। तो ये तिब्बतन प्लेटू जो पूरा पूरा रीजन है, ये विश्व का सबसे बड़ा, एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो भारत से भी बड़ा है। ऑलमोस्ट ये 4.5 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 45 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है तिब्बत अकेला, जबकि भारत का क्षेत्रफल जो है लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। भारत से भी बड़ा, जिसमें भारत में इतने ज्यादा जियोग्राफिकल वेरिएशंस हैं, लेकिन तिब्बत का जो पठार है वो अकेला भारत से भी बड़ा एरिया रखने वाला क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। तो काफी बड़ा एरिया है, लंबा चौड़ा क्षेत्र है, जिसमें से हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो कैलाश वाला रेंज, कैलाश रेंज है। अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो कैलाश रेंज की पीक है कैलाश, जिसको हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं, जिसका फोटो आप लोगों ने जनरली देखा होगा, कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। और उससे दूर नीचे कहीं
झील हमें देखने को मिलती है जो मीठे पानी की झील है। ये भी यहां पर एक विशेष चमत्कार हमें देखने को मिलता है। जनरली यहां पर जो झीलें हैं वो खारे पानी की मिलती, यहीं पास में राकस ताल नाम की झील है, राक्षस ताल कहा जाता है उसे, या राकस ताल कहा जाता है। लेकिन मानसरोवर झील जो है वो मीठे पानी की झील यहां देखने को मिलती है। तो मानसरोवर और कैलाश दोनों पास पास में है लेकिन अलग अलग है। कैलाश एक पर्वत का नाम है जबकि मानसरोवर एक झील का नाम है। और ये पूरा का पूरा विश्व का सबसे बड़ा, हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेटू, हाइट भी इसकी अच्छी खासी 4000 मीटर की एवरेज हाइट है इसकी, जो कि विश्व में किसी प्लेटू की नहीं देखने को मिलती। इतना ऊंचा पठार कोई देखने को नहीं मिलता है, और इतना बड़ा, स्पेशली इतने बड़े पठारों में इतना ऊंचा पठार कोई भी नहीं है वर्ल्ड में जितना बड़ा और ऊंचा पठार ये हमें देखने को मिलता है। और इसी वजह से इकोलॉजिकली अगर हम बात करें, पारिस्थितिकीय रूप से अगर हम बात करें, तो पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से ये काफी ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र, क्योंकि ऐसा कोई और क्षेत्र विश्व में नहीं है इस प्रकार की भौगोलिक विशेषताओं वाला। तो इस वजह से ये एक अलग प्रकार की इकोसिस्टम, एक अलग प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप में बन जाता है, जो कि फिलहाल खतरे में भी है। तो आगे डिटेल में हम बात करेंगे कि चाइना का बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन यहां पर हो रहा है, जिसकी वजह से ये इको सेंसिटिव जोन है, और ऊपर से सेंसिटिविटी ज्यादा होने के बाद, संवेदनशीलता ज्यादा होने के बाद भी इसका कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, ध्यान नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से ये बर्बाद भी होता चला जा रहा है। राइट, लोकेशन को अगर हम डिटेल में समझें तो जैसा आप जानते हैं, जो बच्चे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ी है तो भी अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे, 9th क्लास की एनसीईआरटी या 11th क्लास की एनसीईआरटी, जहां इंडिया का इंट्रोडक्शन दिया होता, फर्स्ट चैप्टर इंडिया की, जो इंडियन ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर में इंडिया का इंट्रोडक्शन दिया होता है। और खास तौर से जो सेकंड चैप्टर है 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी और 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी, जहां पर कि इंडिया को अलग अलग फिजियोग्राफिक डिविजन्स किए गए हैं, भारत के भूभौतिक विभाजन किए गए हैं। उसमें पहला भूभौतिक विभाजन जो हम देखते हैं दैट इज द हिमालयास, और हिमालय या नदन माउंटेन्स, उत्तरी पर्वत, उसमें हम देखते हैं हिमालय की जो हाईएस्ट रेंज हमें दिखती है दैट इज द ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय या महान हिमालय जिसे हम कहते हैं, वो इस प्रकार से है। और इसके परे कुछ और रेंजेस हैं जिनको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, या हिंदी में पार हिमालय या परा हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसमें 3 तो भारत में है। अगर हम देखें तो जास्कर रेंज, दिस इज जास्कर रेंज, दिस इज लद्दाख रेंज एंड दिस इज काराकोरम रेंज। जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये 3 रेंजेस जो है वो भारत में ही हमें देखने को मिल जाती है। इसी लद्दाख रेंज का ऑफशूट, यानी और आगे विस्तार जो है, फर्दर एक्सपांशन जो है, वो आगे हमें कुछ इस प्रकार से जाता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम कैलाश रेंज कहते हैं, कैलाश पर्वत श्रेणी, यानी ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय। हिमालय के 3 हिस्से हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। इन 3 हिस्सों के परे और आगे जाने पर जो हिस्सा हमें दिखता है उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, या पार हिमालय या परा हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसका पार हिमालय पे जाने पर हमें 4 रेंजेस मुख्य रूप से मिलती है, 4 पर्वत श्रेणियां हमें मुख्य रूप से मिलती है, जिसमें से 3 भारत में है, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। चौथी जो है वो लद्दाख का ही ऑफशूट है, यानी आगे और विस्तार है। लद्दाख श्रेणी जो यहां आपको दिख रही है वो और आगे विस्तारित होती है, उसी को वो तिब्बत में रहती है। ये ब्लैक बॉर्डर जो आपको दिख रही है भारत की बॉर्डर है। तो भारत में तो इतनी सारी है ही, यही लद्दाख वाली श्रेणी जब आगे बढ़ती है भारत से बाहर की तरफ, तिब्बत वाले क्षेत्र में या चाइना वाले क्षेत्र में, वो कैलाश रेंज के नाम से जानी जाती है, कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जानी जाती है। और उसी कैलाश पर्वत श्रेणी पर हमें ये कैलाश पर्वत जो है एक पीक है, लंबी चौड़ी रेंज है ये, लेकिन इसमें से एक पीक जिसको हम कैलाश, माउंट कैलाश के नाम से जा रहे हैं या कैलाश पर्वत के नाम से जान रहे हैं। और इसी के पड़ोस में मानसरोवर लेके वो हमने ऑलरेडी मार्क कर दी है। अगर आप देखें तो यहां से ये पर्टिकुलर रीजन जो है वो रिवर्स के ओरिजिन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नदियों का, विश्व की बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम यहीं से हो रहा है। विश्व की बहुत बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उनमें से कुछ नदियों का उद्गम यही, इसी पॉइंट से, इसी जगह से आपको देखने को मिलेगा। पहली नदी अगर आप देखेंगे, इंडस रिवर, सिंधु नदी, आपको कुछ इस प्रकार नॉर्थ वेस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो अल्टीमेटली भारत में लद्दाख और जास्कर रेंज से फ्लो करते हुए इंडिया में देमचौक से एंटर करती है, देमचौक नाम की जगह से प्रवेश करती है, फिर लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से होते हुए अल्टीमेटली ये गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र से होते हुए फिर साउथवर्ड मूव करती है और पाकिस्तान में कुछ इस प्रकार बहती हुई दिखाई देती है।
एक बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक इंडस रिवर हमें देखने को मिलती है। सिंधु नदी लगभग 2900 किलोमीटर लंबी नदी देखने को मिलती है। एक लंबी दूरी तिब्बत में भी वो तय करती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और नदी इसी के पास से निकलती हुई जो अगेन इंडस रिवर सिस्टम का ही पार्ट है, सिंधु नदी तंत्र का ही भाग है, इस प्रकार बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी, जिसे हम सतलज के नाम से जानते हैं। दिस इज द इंडस रिवर, या हिंदी में सिंधु नदी जिसे हम कहते हैं। दूसरी वाली रिवर जो आपको दिख रही है दैट इज द सतलज। अल्टीमेटली ये इंडस रिवर का ही पार्ट है। आगे जाके ये देखिए इंडस रिवर आ रही है, दिस इज इंडस रिवर। इसी इंडस में सिंधु में जाकर के मिल जाती है और आगे ये सिंधु का ही भाग बन जाती है। ये भी एक बड़ी नदी है जो इसी क्षेत्र के पास से, जिसका उद्गम या ओरिजिन हमें देखने को मिल रहा है। तीसरी रिवर आप देखिए इस तरफ बढ़ रही है। ये रिवर इस तरफ बढ़ी थी, ये रिवर इस तरफ, ये रिवर जो है वो वेस्टवर्ड फ्लो कर रही है, पश्चिम की तरफ बह रही है, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है। एक रिवर आपको इस तरफ ईस्टवर्ड, पूर्व की तरफ आती हुई दिखाई देगी, जिसे भारत में हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। हालांकि यहां पर इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो शब्द का मतलब होता है प्योरीफायर। तिब्बत की भाषा में सांगपो शब्द का मतलब होता है प्योरीफायर, शुद्धिकरण करने वाली। तो शुद्धिकरण करने वाली नदी के रूप में, या प्रॉपर शब्द अगर हम देखें तो सांगपो या यारलुंग जांगबो, दोनों नाम चलते हैं इसके लिए। तो सांगपो या यारलुंग जांगबो के नाम से जानी जाती है, जो ईस्टवर्ड बढ़ती है, पूर्व की तरफ बढ़ती है। अल्टीमेटली यहां से अरुणाचल प्रदेश में ये नामचा बरवा के पास से अल्टीमेटली भारत में एंटर कर जाती है। तो अगर आप देखिए तो तीन प्रमुख नदी, ब्रह्मपुत्र जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक अगेन है, 2900 किलोमीटर जो है लगभग इसकी भी लेंथ हमें देखने को मिलती है। तो इंडस जैसी बड़ी रिवर, सतलुज जो इसकी ही ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, उसका उद्गम, और ब्रह्मपुत्र या यारलुंग जांगबो या सांगपो के नाम से जिसे जाना जाता है वो रिवर, इन तीनों बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम यहीं से हो रहा है। चौथी एक और नदी अगर आप देखें तो कर्नाली नदी जो है, जो नेपाल से होकर के अल्टीमेटली इंडिया में आती है, और ये रिवर गंगा है, ये रिवर कर्नाली है। तो गंगा नदी में जाकर के मिल जाती, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी के रूप में, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बाएं तट की सहायक नदी के रूप में हमें ये कर्नाली नदी आती हुई देखने को मिलती है। नेपाल से बहते हुए आती है। हिमालय की जो तीनों रेंजेस हैं, तीनों श्रेणियां हैं, उनको पार करते हुए, उनको क्रॉस करते हुए अल्टीमेटली आती हुई हमें दिखाई देती है। एंटीसीडेंट रिवर, या हिंदी में जिसने पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है, उसका एक एग्जाम्पल ये कर्नाली नदी देखने को मिलती है। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, माउंट कैलाश और मानसरोवर जो रीजन है, यहीं से बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम हमें देखने को मिल रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये हमारे लिए बन जाता है। आंगसी ग्लेशियर या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हमें देखने को मिलता है। आस पास में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, उनसे अलग अलग वही ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे, पिघल रहे, और उन्हीं से वही पिघला हुआ पानी नदियों के रूप में फ्लो करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जिनके हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं। इस प्रकार ये पूरा का पूरा रिवर सिस्टम, नदी तंत्र, या विश्व की बड़ी बड़ी नदियां, इसी क्षेत्र से इनका उद्गम भी हमें देखने को मिलता है। यानी ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारे लिए ये बन जाता है। राइट। तो इंडस या सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र या वहां पर इसे यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है, सतलुज और कर्नाली, ऐसी नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र से देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात अगर हम करें एल्टीट्यूड एंड टेरेन चैलेंजेस के बारे में, तुंगता, बहुत ज्यादा तुंगता है। एवरेज एलिवेशन जो है वो 15,000 फीट से भी ज्यादा जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो लोग विशेष रूप से जो मैदानी क्षेत्रों से, भारत के मैदानी क्षेत्रों से जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं, उन्हें काफी ज्यादा समस्याएं यहां पर फेस करनी पड़ जाती है। कई बार ऑक्सीजन की कमी है, शरीर उसके साथ में एक्वेंटेड नहीं है, शरीर उसके साथ में समायोजित नहीं है कि इतने कम ऑक्सीजन में शरीर किस प्रकार से काम करेगा। तो लोगों को चक्कर आना, जी घबराना, बहुत सारी दिक्कतें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसे हम हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के नाम से जानते हैं। ऐसी जो ऊंची जगह होती है वहां पर निचले क्षेत्र के लोग जब जाते हैं तो एक अलग प्रकार की बीमारी है, ये बीमार हो जाते हैं, खुद को बहुत ज्यादा वीक, कमजोर, जैसा आप दूसरी बीमारियों में फील करते हैं वैसा ही एक बीमारी की तरह आप इसको फील करते हैं, जहां आप खुद को बहुत ज्यादा कमजोर फील करते हैं, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, आप ढंग से जो है आपकी आंखें स्थिर नहीं हो पा रही है, ढंग से अगर विशेष रूप से अगर चलना या किसी जगह पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो जल्दी से चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि शरीर को उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है। तो एक अलग प्रकार की
सिकनेस, जिसको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के नाम से जाना जाता है, वो हो जाती है। हाइपोक्सिया हो जाता है। श्वास संबंधी बीमारियां, पल्मोनरी इश्यूज जो है वो भी यहां पर देखने को मिलते हैं। एटमॉस्फेयर जो है वो यहाँ पर काफी थिन है, पतला है, यानी हवा बहुत पतली है। हवा की डेंसिटी जितनी हम निचले क्षेत्रों में देखते हैं उतनी उन जगहों पर, जो ऊंची जगह हैं, वहां पर एयर की डेंसिटी, हवा का घनत्व उतना ज्यादा नहीं है। हवा के कण काफी दूर दूर है। और साथ ही साथ आप क्योंकि काफी ज्यादा एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं, समुद्र तल से काफी ज्यादा ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज का जो रेडिएशन है वो भी वहां ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो यूवी एक्सपोजर भी हमारा वहां पर बढ़ता है। और साथ ही साथ एयर की अवेलेबिलिटी, वायु की उपलब्धता वहां पर कम होती चली जाती है। तो इसकी वजह से जो यात्री हैं, विशेष रूप से जो बुजुर्ग यात्री हैं, उनको बहुत ज्यादा समस्याएं यहां पर फेस करनी पड़ती हैं। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम कोल्ड है, बहुत ज्यादा ठंडा क्षेत्र है। जनरली टेम्परेचर, अगर आप गर्मियों में भी जा रहे हैं तब भी 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही हमें देखने को मिल रहा है, या 2 डिग्री 4 डिग्री दिन के समय पर 2 3 4 डिग्री 5 डिग्री तक टेम्परेचर आ रहा है। रात में तो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस ही हमें देखने को मिल रहा होता है। तो काफी ज्यादा कोल्ड कंडीशंस हैं। साथ ही साथ एरिड कंडीशंस हैं, शुष्क स्थितियां हैं। बहुत ज्यादा बारिश, स्नोफॉल, हिम वर्षा, ऐसा कुछ भी हमें नहीं देखने को मिलता। ये बेसिकली एक कोल्ड डेजर्ट एरिया है, शीत मरुस्थल वाला क्षेत्र है। तापमान भले ही कम हो, लेकिन बारिश यहां पर बहुत कम देखने को मिलती है। कोल्ड डेजर्ट एरियाज जो है वहां का टेम्परेचर भी कम रहता है, और प्रेसिपिटेशन या वर्षण जिसे हम कहते हैं वो भी कम रहता है। और खासतौर से अभी जो है वो क्लाइमेट चेंज की स्थितियां यहां पर और बुरे प्रभाव, वर्स इफेक्ट यहां पर क्रिएट कर रही है। जैसे जो ग्लेशियर्स यहां पर अवेलेबल हैं, वो ग्लेशियर्स जल्दी जल्दी मेल्ट होते चले जा रहे हैं। ग्लेशियर्स का जल्दी जल्दी पिघलने, या ग्लेशियल रिट्रीट जिसे हम कहते हैं, ग्लेशियर्स का पीछे खिसकना जिसे हम कहते हैं, वो घटनाएं यहां पर बढ़ रही है। साथ ही साथ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, GLOF जिन्हें कहा जाता है, वो भी यहां काफी ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे ही हमने 2013 में केदारनाथ में देखिए, केदारनाथ में भी GLOF का एक जबरदस्त एग्जाम्पल हमारे सामने रहा है। बहुत बड़ी त्रासदी भारत की रही है, जहां पर ग्लेशियर्स की वजह से बनने वाली जो झीलें हैं वो एकदम से फूट जाती, आउटबस्ट हो जाती। ग्लेशियर बहुत ज्यादा तेजी से जब पिघलते हैं, झीलों में पानी की आवक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पानी की आवक बढ़ गई है, पानी की मात्रा बढ़ गई है, जिससे उन झीलों पर दबाव बढ़ता है, और दबाव बढ़ने पर कहीं से भी मिट्टी खिसकने पर वो झील का पानी बहुत तेजी से बहने लगता है, जो बहुत सारी चीजों को, फिर बहुत सारे सेटलमेंट्स को, बहुत सारी बस्तियों को, बहुत सारे गांव को साथ में बहाकर ले जाता है। तो उसकी रिस्क जो है वो यहां पर लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो परमाफ्रॉस्ट रीजन है, ये परमाफ्रॉस्ट रीजन ऐसे रीजन्स होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जो साल में कम से कम 8-9 महीने जमे हुए रहते हो। सिर्फ 3-4 महीनों के लिए वहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर जाता हो। जनरली समर्स में, ग्रीष्म ऋतु में वहां का टेम्परेचर जो है वो 3 महीने 4 महीनों के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तरफ बढ़ता है। हालांकि तब भी जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है सॉइल की, मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत है, उसे अगर आप देखेंगे तो वो जरूर पिघली हुई दिखाई देगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी नीचे खोदेंगे, मिट्टी को हटाएंगे, तो नीचे आपको अभी भी बर्फ जो है जमी हुई पूरी प्रॉपर तरीके से मिलेगी। जनरली 1 से 2 मीटर नीचे जाने पर जमी हुई मिट्टी के साथ में बर्फ, मिट्टी, पानी सब कुछ जमा हुआ, बर्फ के रूप में जमा हुआ आपको वहां दिखता है। ऐसे क्षेत्र परमाफ्रॉस्ट रीजन कहलाते हैं। तो ऐसे जो परमाफ्रॉस्ट रीजन है, ये इसकी थॉइंग होती चली जा रही है, पिघलता चला जा रहा है। और बायोडायवर्सिटी का लॉस जो है वो भी यहां पर होता चला जा रहा है। ये एक अलग प्रकार का इकोसिस्टम है, एक अलग प्रकार की जैव विविधता वाला क्षेत्र है, एक अलग प्रकार की पारिस्थितिकी है जो काफी ज्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है, और वो अब लगातार उसका लॉस होता चला जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। चाइना की तरफ से यहां पर काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शंस किए जा रहे हैं, काफी ज्यादा निर्माण किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो सेंसिटिविटी है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो थ्रेट है, खतरा है, वो और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और इस क्षेत्र का डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट वाली कंडीशंस का बढ़ना। डेजर्टिफिकेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है डेजर्ट जैसी परिस्थितियों का वहां पर बनना, या अगर है तो और ज्यादा उनका बढ़ते चले जाना और बुरी स्थितियां बनते चले जाना। वैसा डेजर्टिफिकेशन यहां पर होता जा रहा है। कारण कई सारे हैं, क्लाइमेट चेंज का असर तो है ही, जो जलवायु परिवर्तन जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, पूरी पृथ्वी जूझ रही है, वो तो एक कारण है ही। साथ ही साथ वो तो नेचुरल फैक्टर है ही, हालांकि वो भी पूरी तरीके से नेचुरल नहीं, उसमें हमारा ही योगदान बहुत ज्यादा है, लेकिन वो फैक्टर तो है ही। साथ ही साथ पर्टिकुलरली चाइना जो है यहां पर काफी ज्यादा रोड्स बना रहा है, टनल्स बना रहा है, रेलवेज बना रहा है। इस नगारी क्षेत्र में, नगारी प्रांत जो है वो
इस स्थिति को और बदतर बनाती चली जा रही है और बुरी स्थितियां यहां पर बनती चली जा रही हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, संरक्षण की बात करें, तो भारत जो है, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय जो है, उसने यूनेस्को को 2019 में ही ये बात कही है, कोविड से पहले ही 2019 में ही ये बात कही है कि इस क्षेत्र को सेक्रेड माउंटेन लैंडस्केप एंड हेरिटेज रूट्स के अंदर कंजर्व किया जाए। ये पर्टिकुलर जो क्षेत्र है, इसे सेक्रेड माउंटेन, या हिंदी में जैसे हम कहेंगे पवित्र पर्वत परिदृश्य और विरासत मार्ग, ये विरासत मार्ग भी है। इंडिया चाइना जो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन से, बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं, उनके बीच में ट्रेड, व्यापार इन्हीं रास्तों से होता रहा है। अभी हम आगे देखेंगे, चाहे हम हिंदू धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, या बौन धर्म जो बौद्ध धर्म से भी पुराना धर्म है, बौन, उसमें भी इस क्षेत्र को काफी ज्यादा पवित्र माना गया है। न सिर्फ कैलाश मानसरोवर मतलब भगवान शिव के निवास के रूप में ही नहीं देखा जाता इसे, बल्कि दूसरे धर्मों में भी इस क्षेत्र की बहुत ज्यादा पवित्र मान्यताएं हैं। तो ये क्षेत्र क्योंकि काफी ज्यादा पवित्र है, और साथ ही साथ ये पूरा क्षेत्र संस्कृति, भारत की संस्कृति, चीन की संस्कृति, दोनों के बीच का एक जुड़ाव बिंदु है। चीन मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का फॉलोअर है, भारत मुख्य रूप से हिंदू धर्म का फॉलोअर है, और बाकी धर्म भारत में है ही, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सभी जो है भारत में है ही। तो उन सब का एक संगम बिंदु के रूप में हम इसे देखते हैं। तो इसीलिए भारत ने 2019 में ही यूनेस्को से कहा था कि इस क्षेत्र को सेक्रेड माउंटेन लैंडस्केप एंड हेरिटेज रूट के रूप में कंजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए, बचाया जाए। और ये डेफिनेटली भारत की कमिटमेंट टू इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कॉपरेशन को दिखाता है। हम इन पॉइंट्स को यहां पर अपने आंसर में, जब मेंस में आंसर लिखते हैं, तो वहां पर हम दिखा सकते हैं कि भारत जो है वो इस प्रकार के जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कॉपरेशंस हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को लेकर के जो सहयोग है, उन सब पर काम करना चाहता है, कर रहा है। डेफिनेटली भारत ने ही रिकमेंड किया है, यहाँ पर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, संस्कृति मंत्रालय है, उसी ने यहाँ पर रिकमेंड किया, जबकि है क्षेत्र चीन में, लेकिन हमारा मंत्रालय जो है वो रिकमेंड कर रहा है कि इस क्षेत्र को ऐसा डिक्लेयर किया जाए। तो डेफिनेटली ये एक ट्रांस बाउंड्री इकोलॉजिकल डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल बन जाता है। ट्रांस बाउंड्री यानी बाउंड्री के पार, सीमा पारीय, इकोलॉजिकल डिप्लोमेसी पारिस्थितिकी को देखते हुए एक कूटनीति डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल बन जाता है। बात करें अगर हम फेथ की, धर्मों की, तो सभी धर्मों में इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो भगवान शिव और पार्वती और उनके पुत्रों के कार्तिकेय और गणेश के निवास स्थान के रूप में इस क्षेत्र को देखा जाता है। वहीं कैलाश पर्वत को, और वहीं अगर हम मानसरोवर झील की बात करें तो मानसरोवर झील, मानसरोवर जो वर्ड बना है, मान यानी मन, सरोवर यानी झील, ब्रह्मा जी के मन से बना हुआ सरोवर, मन से बना हुआ तालाब के रूप में इसको देखा जाता है। इसीलिए इसका शब्द का जो नाम है या झील का नाम है वही इसी प्रकार से रखा गया, मान सरोवर। मान यानी मन, सरोवर यानी तालाब, मन से बना हुआ तालाब। यहां पर परिक्रमा की जाती है, जो कैलाश पर्वत है उसकी परिक्रमा, खासतौर से लोग जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं, वहां पर सिंपल सा रिचुअल सभी का यही होता है, कैलाश पर्वत का तो चक्कर लगाया जाता है। कैलाश पर्वत के ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता है, धार्मिक मान्यता है। बहुत सारे और भी मान्यताएं हैं कि जो ऊपर चढ़ता है वो जल्दी मर जाता है, जल्दी बूढ़ा हो जाता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो इसकी परिक्रमा की जाती है, उस परिक्रमा को कहा जाता है कोरा। कोरा, जो कैलाश पर्वत की परिक्रमा की जाती है उसे कहा जाता है कोरा। और मानसरोवर झील के अंदर डुबकी लगाई जाती है। मानसरोवर झील में डुबकी लगाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, ऐसी मान्यता बनी रहती है। हालांकि 2019 से चीन सरकार ने इसके अंदर पूरी तरीके से डुबकी लगाने पर मनाही कर रखी है। आप जाकर के हाथ पैर धो सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से डुबकी नहीं लगा सकते। चीन सरकार के अपने कुछ दलीलें हैं कि जो भारत से लोग आते हैं वो साबुन लगा करके नहाते हैं, साबुन लगाने से हमारी झील खराब होती है। जो इको सेंसिटिव जोन है, ये काफी ज्यादा पारिस्थितिकी रूप से काफी संवेदनशील क्षेत्र है, और आप यहाँ पर साबुन का उपयोग करोगे तो इसलिए चीन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया कि आप पूरी तरीके से इसमें डुबकी नहीं लगा सकते। हालांकि झील में जाकर के हाथ धोना, पैर धोना, छींटे देना, ये सब चीजें कर सकते हैं। तो मानसरोवर झील में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और कैलाश पर्वत की परिक्रमा, जिसको कोरा कहा जाता है, वो कोरा या परिक्रमा करना बहुत पवित्र माना जाता है। बौद्ध धर्म में अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म इसे माउंट मेरू के रूप में, मेरू पर्वत के रूप में देखता है, और साथ ही साथ एक्सिस मुंडे, कॉस्मिक सेंटर के रूप में देखता है। यानी कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में
देखा जाता है। बौद्ध धर्म भी इसको ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में देखता है। डेफिनेटली हिंदू रिलीजन में भी इसको ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में देखा जाता है कि हिंदू धर्म में भगवान शिव का स्थान है, तो भगवान शिव जो है यहाँ से पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है ये, तो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ कंट्रोल कर पाते हैं। और बौद्ध धर्म भी कहता है कि अगर आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हो, आध्यात्मिक ऊर्जा को और ज्यादा एनहेंस करना चाहते हो, तो ऐसे में इस जगह से बढ़िया जगह, बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती। एनर्जी का, स्पेशली कॉस्मिक एनर्जी का, ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ने का, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने का, पूरे ब्रह्मांड के साथ खुद को आत्मसात करने का इससे बढ़िया स्थान नहीं हो सकता, ऐसा बौद्ध धर्म भी यहां पर मानता है। साथ ही साथ भगवान बुद्ध की जो मदर है माया, उन्होंने भी इस जगह पर मानसरोवर झील जो है वहां पर आकर के वो आई थी यहां पर, ऐसा बौद्ध धर्म में मान्यता जो है वो रहती है। तो न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध धर्म भी जो है इस क्षेत्र को एक बहुत पवित्र स्थान के रूप में देखता है। बात करें अगर हम जैन धर्म की, तो जैन धर्म इस क्षेत्र को मोक्ष, लिबरेशन वाले स्थान के रूप में देखता है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इस जगह पर जाकर के मोक्ष की प्राप्ति आपको होगी। सेम हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म, तीनों धर्म जो है वो मोक्ष के रूप में इस स्थान को देखते हैं कि मोक्ष या लिबरेशन अगर आपको प्राप्त करना है तो वो यहां पर आपको होगा। जैसा कि जैन धर्म मानता है कि उनके जो प्रथम तीर्थंकर थे, ऋषभदेव जिनको कहा जाता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, आप जानते हैं जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से जो प्रथम तीर्थंकर, आदि तीर्थंकर, जिन्हें ऋषभदेव के नाम से जाना जाता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति इसी स्थान पर हुई थी, ऐसा जैन धर्म में माना जाता है। तो मोक्ष के केंद्र के रूप में भी इसे जैन, हिंदू, बौद्ध धर्म में देखा जाता है। एक और अगर आप देखेंगे बौद्ध धर्म, जो बहुत प्राचीन धर्म है, आज के समय पर प्रचलित नहीं है। जो तीन धर्मों की अभी हमने बात करी, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये तीनों पंथ या धर्म जो है वो तो अभी तक चल रहे हैं, अभी भी अस्तित्वमान है, एग्जिस्टेंस में है। बट बौद्ध ट्रेडिशन जो है, बौद्ध परंपरा, ये आज से 2500-3000 साल पहले तक अस्तित्व में रही है। बौद्ध धर्म के आने के बाद धीरे धीरे ये विलुप्त हो गई। उस बौद्ध ट्रेडिशन में भी अगर आप देखेंगे तो इस स्थान को एक सेक्रेड स्थान के रूप में, एक पवित्र स्थान के रूप में एंड कॉस्मिक सेंटर के रूप में, ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में देखा जाने की परंपरा रही है। तो बहुत सारे धर्म, सेक्ट, पंथ जो विशेष रूप से इस क्षेत्र में पनपे हैं, हम जानते हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो हिंदू धर्म जो है वो वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक धर्म और गंगा नदी के किनारे सबसे पहले पनपने वाला क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। बौद्ध धर्म जो है और जैन धर्म जो है, जैन धर्म बिहार से पनपने वाला, बौद्ध धर्म नेपाल से पनपने वाला, और बौद्ध जो सेक्ट की हम बात करें वो भी इसी क्षेत्र में काम करने वाला धर्म है या पंथ है। तो ये सभी पंथ जो इस क्षेत्र में, भारत और उसके आसपास के पड़ोसी देश नेपाल वगैरह में पनपे हैं, उन सभी धर्मों में इस क्षेत्र को, कैलाश और मानसरोवर को, एक बहुत पवित्र स्थान के रूप में देखा जाता है। राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कल्चरल रूट्स एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस की, जो कोरा की हमने बात करी थी, कैलाश का कोरा किया जाता है, यानी परिक्रमा की जाती है। 52 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, 52 किलोमीटर की। ये माउंट कैलाश है, कैलाश पर्वत है। इसके चारों तरफ ये आप देख रहे होंगे, इस प्रकार से एक परिक्रमा जो है वो की जाती है। इसके भी दो हिस्से होते हैं, एक इनर कोरा, एक आउटर कोरा, एक बाहर बाहर की परिक्रमा, एक अंदर अंदर की परिक्रमा, ऐसे कुछ हिस्से होते हैं। बाहर बाहर की परिक्रमा जो है वो 52 किलोमीटर की होती है। 52 किलोमीटर की टोटल ये यात्रा जो है वो की जाती है। जितने भी लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं वो कैलाश की बेसिकली कोरा करके आते, परिक्रमा करके आते, ऊपर नहीं चढ़ सकते। उसके चारों तरफ जो है वो कोरा करने का काम किया जाता है। और जैसा मैंने बताया 2016 से मानसरोवर झील में इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन्स बता करके चाइना ने फुल डिप जो है वो अलाउ नहीं कर रखा है। पूरी तरीके से आप इसके अंदर डुबकी लगा के स्नान करने वाला काम अब नहीं कर सकते। पिछले लगभग 10 सालों से चीन ने इसको बंद कर रखा है। तो ये पूरा पार्ट जो है वो अगर हम देखें तो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट वाला पार्ट, जीएस पेपर 1 और 3 वाला पार्ट जो है वो हमने डिस्कस किया। देन जीएस पेपर 2 के फर्स्ट के हिसाब से आर्ट एंड कल्चर एंड रिलीजियस हेरिटेज, कला, संस्कृति और धार्मिक विरासत के रूप में हमने देखा किस प्रकार से अलग अलग धर्म जो है वो इसको एक सिग्निफिकेंट प्लेस के रूप में, एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम अगले सेक्शन में एंटर करें तो दैट इज द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जियोपॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय संबंध और भू राजनीति, जो कि जीएस पेपर 2 का पार्ट होता है, आईआर का पार्ट, और जो जियोपॉलिटिक्स वाला पार्ट होता है जीएस पेपर 2 का पार्ट होता है। तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो क्या
चल रहा है। भारत और चीन के संबंधों के बीच की बात इस टॉपिक को लेकर के हम करेंगे। टोटल इंडिया चाइना रिलेशन की बात नहीं कर रहे, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक या इस पर्टिकुलर यात्रा को लेकर के भारत और चीन के बीच में कैसा कैसा मामला रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 2020 में कोविड 19 का प्रभाव था, साथ ही साथ 2020 में ही मार्च में ही कोविड 19 भी आया। 2020 में ही मार्च में ही भारत और चीन जो है वो गलवान वैली, डैम चौक, उस पूरे क्षेत्र में जो है एक दूसरे के आमने सामने आकर के खड़े हो गए थे, जो डी एस्केलेशन अभी अभी वापस धीरे धीरे हुआ है। तो पिछले लगभग 5 सालों से 2019-20 से लेकर के 2024 तक का जो पूरा पार्ट रहा वो तो विशेष रूप से इस क्षेत्र में, पर्टिकुलर इस रीजन में काफी ज्यादा तनाव वाला पार्ट रहा है, समय रहा है। तो ऐसे में 2020 से ही कोविड 19 के चलते भी और जो भारत चीन जो एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए थे सीमा विवाद को लेकर के, उसके चलते भी ये यात्रा जो है वो बंद कर दी गई। ये यात्रा जनरली जून जुलाई के समय पर होती है, गर्मी के समय में, गर्मी का जो टाइम है उसी समय पर होती है। तो मार्च में ही क्योंकि मामला एस्केलेट हो गया था काफी ज्यादा, कोविड 19 भी मार्च में ही भारत में लॉकडाउन की स्थितियां वगैरह देखने को मिली थी, और साथ ही साथ मार्च में ही चीन ने जो है ये हमारी बॉर्डर पर हथकंडे अपनाना, कब्जे करना, ये सब करना जो है स्टार्ट कर दिया था। तो स्थितियां बिगड़ी थी, इस वजह से मार्च 2020 के बाद से ही ये मामला बंद हो गया था। उसके बाद अभी 2025 में जाकर के मामला फिर से चालू होने लगा है। उसमें भी प्रयास जो है वो पिछले साल से चल रहे, 2024 से चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे दिसंबर 2024 में अजीत डोवाल और वांग ई, वहां के जो एनएसए हैं, वो उन दोनों के बीच में स्पेशल मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर वो डिसाइड करते हैं कि अब इस यात्रा को फिर से चालू किया जाना चाहिए। हालांकि ये पूरी तरीके से उसी मीटिंग का डिसीजन नहीं है, पर बातचीत होना वहां से स्टार्ट हो गया था। जनवरी 2025 में हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वित्त सचिव हैं, मिस्री साहब, वो बीजिंग विजिट करते हैं, चीन की राजधानी बीजिंग जो है वहां पर विजिट करते हैं, उसकी यात्रा करते हैं, वहां पर चर्चा और चलती है, और अल्टीमेटली अप्रैल 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो डिक्लेयर करता है कि हाँ, जो विदेश मंत्रालय है हमारा, वो औपचारिक रूप से फॉर्मली ये डिक्लेयर करता है कि अब इस साल भारत की तरफ से कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो होगी। भारत क्योंकि हिस्सा चीन में है, तो चीन से जब तक हमारा संबंध अच्छा नहीं होगा तब तक चीन क्यों अलाउ करेगा हमें वहां पर जाना। तो ऐसे में बातचीत करके अल्टीमेटली पिछले 6 महीनों के प्रयास से अल्टीमेटली एक रिजल्ट, एक परिणाम यहां पर निकल के आया है कि इस साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हो रही है। राइट। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, भू राजनीतिक महत्व की अगर हम बात करें, तो इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर सॉफ्ट डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें, व्यापार हो गया, कल्चर हो गया, संस्कृति हो गया, हमारा जो सांस्कृतिक जुड़ाव है भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच का जो व्यापार है, इन सब चीजों को कूटनीति के रूप में काम में लेना, दैट इज द सॉफ्ट डिप्लोमेसी। तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी एंड कल्चरल एंगेजमेंट जो है इंडिया और चाइना के बीच में, उसका एक बेहतर उपयोग करके, उसका एक बढ़िया उपयोग करके ये यात्रा, ये कार्यक्रम फिर से शुरू किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि चाइनीज सर्विलेंस में रहते हैं पिलग्रिम्स, जो यात्री यहां से जाते हैं चाइना उन पर निगरानी रखता है। ऐसा न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स हैं वो साफ साफ कहते हैं। जो पुराने यात्री गए हैं उनका खुद का स्टेटमेंट है, बयान है, कथन है कि जब भी वो जाते हैं तो चीन की जो सरकार है वो उनके ऊपर, उनको ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर एक निगरानी रखी जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मार्ग उनको अलाउ कर रखा है कि इस मार्ग से जाना है, इस मार्ग से आना है, इसी जगह पर जाना है, उसी जगह पर जाना है, बस उतना ही आप जा सकते हो। इसके अलावा आप इधर उधर जाना चाहें तो वहां की जो सरकार है वो आपको अलाउ नहीं करती है। जो वहां की जो मिलिट्री है वो आपकी पूरी निगरानी रखती है, आपको इधर उधर नहीं जाने देती है। तो सर्विलेंस, निगरानी आपकी पूरी तरीके से रखी जाती है। ऐसा पुराने सभी यात्रियों का, जो अभी तो 6 साल से कोई गया नहीं है लेकिन उससे पहले जो गए हैं उनका मानना है, कहना है। पास में ही पुलान एयरपोर्ट जो है वो चाइना का बन रहा है। जो कैलाश मानसरोवर वाला क्षेत्र है उसी के पड़ोस में पुलान एयरपोर्ट जो है वो बन रहा है चीन का, जो कि मिलिट्री एंड यात्रा लॉजिस्टिक्स के लिए काम आता है। जो मिलिट्री के लिए भी काम आता है, साथ ही साथ इस यात्रा के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, लॉजिस्टिक हैं, उन सब के लिए भी काम आता है। इंडिया जो है वो इस यात्रा को कल्चरल ब्रिज के रूप में देखता है कि भारत और चीन जो है वो सांस्कृतिक रूप से एक ब्रिज से, एक पुल से जुड़ सकते हैं। इस रूप में, या इस टूल के रूप में, एक उपकरण के रूप में, एक यंत्र के रूप में भारत इस यात्रा को देखता है। डेफिनेटली भारत के यात्रियों का तो फायदा है ही, भारत और चीन के संबंध भी अच्छे बने रहे, सांस्कृतिक रूप से हमारा जो
जुड़ाव है हजारों सालों से। भारत और चीन तो अभी अभी अस्तित्व में आए हैं, पिछले 77-78 सालों में जो है भारत और चीन दो अलग अलग देशों के रूप में अस्तित्व में आए हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर एंड चाइनीज कल्चर, चीन की संस्कृति हजारों सालों से फ्लरिश्ड है। तो उनके बीच का एक बहुत पुराना संबंध है, हजारों सालों का संबंध है। उसको यूज करना, उस संबंध को यहाँ पर एनकेश करना, उसका उपयोग लेना, उसको उसका फायदा लेना, इसके रूप में भारत जो है वो इसका उपयोग करता है। अब यहाँ पर जाने के रूट्स कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। फिर से थोड़ा सा मैपिंग वाला पार्ट जो है यहाँ पर इन्वॉल्व होता है कि यहाँ जाने के कौन कौन से मार्ग हैं। मुख्य रूप से 3 मार्ग हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके मैप को दिखाऊं, ये नेपाल है, ये नेपाल है, ये इंडिया चाइना का बॉर्डर है, इस तरफ ये इंडिया चाइना का बॉर्डर है, और ये भूटान आ जाएगा। फिर ये भूटान है, ये नेपाल है। तो यहाँ जाने के 3 रास्ते हो सकते हैं। कैलाश मानसरोवर लेक यहाँ है और माउंट कैलाश जो है वो यहाँ है। तो यहाँ जाने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो हो सकता है वो यहाँ से होकर के जाया जाता है। ये अल्मोड़ा है, ये पिथौरागढ़ है, यहाँ से ये तवा घाट हो करके अल्टीमेटली यहाँ से हो करके और आप मानसरोवर लेक जो है वो जा सकते हैं। लिपुलेख दर्रा है यहाँ पर। जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, मैपिंग पढ़ चुके हैं, लिपुलेख दर्रा जो है यहाँ पर स्थित है। उस लिपुलेख पास से होकर के, लिपुलेख दर्रे से होकर के जाया जाता रहा है। अगर हम बात करें 1981 तक ये दर्रा जो है वो काम में आता रहा है। भारत और चीन के बीच में व्यापार करने के लिए भी आता रहा है। एंड ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से, अगर हम बहुत पहले कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से बात करें तो भारत और चीन के बीच का जो व्यापार है वो इस लिपुलेख पास से होता रहा है। तो ऐसे में ये लिपुलेख पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और यहाँ से यात्रा करी जाती थी 1981 तक। उस समय तक यहाँ पर होती रही है। यहाँ पर जो छोटा सा पार्ट है, लगभग 200 किलोमीटर का जो पार्ट है, वहां पे ट्रैकिंग करनी पड़ती है। मतलब बहुत ज्यादा रगेड टेरेन है। ग्रेट हिमालय वाला पार्ट है, बृहद हिमालय वाला हिस्सा। और आप जानते हैं ग्रेट हिमालय जो है वो हिमालय की सारी रेंजेस में सबसे ज्यादा रगड़ है, वो बहुत सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ है। तो वहां पर अभी भी कोई रोड जो है वो नहीं बन पाई है। तो ऐसे में ये 200 किलोमीटर जो है वो पैदल ही पार करना पड़ता है, ट्रैकिंग करके ही पार करना पड़ता है। उसके आगे फिर चीन में से फिर व्यवस्थाएं मिल जाती, वाहनों की व्यवस्थाएं मिल जाती, तो आगे फिर जाया जा सकता है। तो एक रास्ता तो हमारे पास में ये है। इसमें भी एक अपडेट है, थोड़ी देर में अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा रास्ता जो है, जहां आप देखेंगे ये भारत का राज्य है सिक्किम। सिक्किम भूटान जिस जगह पर मिल रहे हैं उस जगह पर हमारा एक और पास है, एक और दर्रा है, जिसे नाथुला या नाथू पास या नाथू दर्रे के नाम से जाना जाता है। मैपिंग जो बच्चे मेरे साथ में कर चुके हैं, हम इसको भी मार्क करते हैं। सारे पासेस, सारे दर्रे जो है वो हम मार्क करते हैं। तो यहीं पर आप जानते हैं एक और पास है, एक और दर्रा है जिसका नाम नाथुला है। नाथू पास, ला मतलब पास या दर्रा होता है, तो नाथुला, नाथू पास, नाथू दर्रे के रूप में हम इसे जानते हैं। दूसरा रास्ता यहां से बनता है भारत में, इस सिक्किम वाले हिस्से से होकर अल्टीमेटली तिब्बत में प्रवेश करके फिर इस प्रकार से मानसरोवर जाया जा सकता है। ये ज्यादा सूटेबल रास्ता है क्योंकि यहाँ तो 200 किलोमीटर चलना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है। 200 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में यहाँ से वाहन जो है वो मिल जाते हैं। भारत से आप चीन में प्रवेश करेंगे, चीन से भी यहाँ पर मोटरेबल रोड है, गाड़ी जा सकती है, ऐसी पूरी सड़क बनी हुई है। तो आसानी से यहाँ पर रोड से जाया जा सकता है। आपको सिर्फ परिक्रमा पैदल करनी होगी, जो कोरा वाला हिस्सा है वो परिक्रमा वाला पार्ट पैदल करना होगा। अदरवाइज हर जगह पर गाड़ी चली जाती है। मानसरोवर झील तक भी गाड़ी चली जाती है, कैलाश पर्वत के नीचे तक भी गाड़ी चली जाती है, बस परिक्रमा आपको पैदल करनी होती है। तो ये कंपैरेटिवली इजी रहा है। तो 2015 से हम इस रास्ते का उपयोग ज्यादा करते रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सिक्किम वाला जो रूट है, इससे जो यात्रा होती है इसको मैनेज करने का काम होता है सिक्किम टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, STDC के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसके द्वारा ये पूरी की पूरी यात्रा की जाती है। 2015 से हम इसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं क्योंकि ये रास्ता ज्यादा सुगम है। लंबा जरूर पड़ता है, मानसरोवर यहाँ है लेकिन हम ऐसे सिक्किम से होके घूम करके जा रहे हैं। लंबा जरूर पड़ता है बट इजी है, यात्रा करना ज्यादा आसान काम हो जाता है। जो उत्तराखंड से लिपुलेख पास से जो एंट्री की जाती है
वो मैनेज की जाती है कुमाऊं मंडल विकास निगम, KMVN के नाम से जैसे जाना जाता है, उसके द्वारा करवाई जाती है। ये सारा मैनेजमेंट वही देखता है। तीसरा एक और रास्ता जो है वो प्राइवेट टूर कंपनीज जो है वो यूज करती हैं नेपाल से। नेपाल में नेपालगंज से होकर, ये नेपाल से प्रवेश करेंगे, हम इस बार नाथुला से प्रवेश नहीं कर रहे हैं, ये नाथुला वाला पार्ट है, वो तो है ही एक रास्ता। दूसरा रास्ता सीधा नेपाल से जाता है, नेपाल में काठमांडू होके नेपालगंज होकर के फिर इस रास्ते में मिलेंगे और अल्टीमेटली आगे वही रास्ता मिलेगा जो आपको यहाँ तक लेकर जाएगा। ये मानसरोवर लेक और ये कैलाश पर्वत यहाँ पर लेकर जाता है। ये जो रास्ता है ये पर्टिकुलरली प्राइवेट टूर कंपनीज के द्वारा अपनाया जाता है और जनरली ये एरोप्लेन्स का या हेलीकॉप्टर्स का सहारा लेते हैं, तो ये हवाई यात्रा करवा देते हैं। जैसे आपको परिक्रमा करनी है तो माउंट कैलाश के चारों तरफ जो है हेलीकॉप्टर से ही आपकी हवाई यात्रा करवा देते हैं। बट जैसा दिख रहा है तो बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन ये उतना ही महंगा भी ऑप्शन है, तो ये बहुत कम लोग ही अडॉप्ट करते हैं इस रास्ते को, इस रूट को, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नेपाल में जाना है, नेपाल का हमारा कोई वीजा नहीं लगता है, लेकिन नेपाल से वापस चाइना में जाने का वीजा लगता है जिसकी फीस भी ज्यादा आती है, और फिर एरोप्लेन का, हेलीकॉप्टर का, चार्टर प्लेन का सबका खर्चा, तो वो खर्चा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली सड़क मार्ग से जाने पर भी प्रत्येक यात्री के लगभग 2 से 3 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, और ये हवाई मार्ग से जाना और हवाई जहाज का उपयोग करना ये और ज्यादा महंगा पड़ जाता है। तो जनरली इस रूट को कोई उपयोग नहीं लेता है, बहुत कम ही लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। अब इसमें जो अपडेट है वो ये है, मार्च 2025 में अभी अभी 2 महीने पहले ही नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया है कि जो लिपुलेख पास से होकर के जो रोड जाता है उस रोड को बेहतर बनाया जा रहा है। वो जहां 200 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, 200 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, उसको भी सही किया जा रहा है, और अल्टीमेटली एक बेहतर विकल्प, एक बेटर ऑप्शन जो है वो यहां से दिया जाएगा कि आप सीधा कैलाश मानसरोवर की यात्रा और बेहतर तरीके से कर सके। शॉर्ट भी पड़ेगा और बढ़िया भी रहेगा। तो इसके लिए इनका कहना है, जब मार्च में इन्होंने कहा था तब इन्होंने कहा 85% यह रास्ता जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 15% और बच रहा है जो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। कोई टाइमलाइन तो नहीं दी है उन्होंने, पर जल्दी ही पूरा हो जाएगा, हो सकता है इसी साल नहीं तो अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर सीधा यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो की जा सकेगी। शॉर्ट रूट भी होगा। यहीं पर आप जानते हैं आदि कैलाश नाम का स्थान है, उस आदि कैलाश नाम के स्थान को भी डेवलप किया जा रहा है, तो आदि कैलाश से होते हुए फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा सड़क मार्ग से आसानी से हो पाएगी। अभी तक तो कंप्लीट नहीं है बट ये हो जाएगी। इसके बाद आपको चीन में सिर्फ 16 से 17 किलोमीटर जाना रहता है। मानसरोवर झील यहाँ से बॉर्डर से सिर्फ 16 से 17 किलोमीटर रह जाती है, तो वहां पर 16 से 17 किलोमीटर ही आपको चीन के व्हीकल्स के द्वारा, चाइना में जो व्हीकल्स चल रहे, गाड़ियां चल रही, उससे जाना रहेगा। तो महत्वपूर्ण हिस्सा ये बन जाएगा, सीधा जाने की अनुमति हमें मिल जाएगी। ये पूरा पार्ट था, अगेन मैपिंग वाला पार्ट था, कैसे जाया जाता है, कौन सा रूट होता है, क्या होता है। 3 प्रमुख रास्ते हैं जिनके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है। अब बात करते हैं जो यात्रा होती है, लास्ट पॉइंट जिसके हमें बात करनी है, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या है इसके, और हेल्थ एस्पेक्ट्स क्या है, कौन जा सकता है, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हम इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है। बहुत सारे लोग हैं, भारत और चीन के बॉर्डर तक लेकर जाना, चीन से आगे चीन के अंदर लोगों को लेकर जाना, वीजा की फॉर्मेलिटीज, जो परमिशन चाहिए उनकी फॉर्मेलिटीज, ये सब पूरा करवाना, इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो बहुत सारे लोगों का रोजगार जो है भारत में भी और चीन में भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय लोगों को ही, चीन के लोगों को भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। चीन में बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं, जो जैसे अपने यहाँ टैक्सी चलती है वैसी टैक्सी वहां पर भी चल रही है, लोगों को लेकर जा रही है। और खर्चा लगभग 2 से 3 लाख रुपए का ऑन एन एवरेज, औसत रूप से एक व्यक्ति का यहाँ पर लगभग बन जाता है, जिसमें वीजा इंक्लूड हो जाता है, जिसमें फूड आ जाता है, जिसमें आना जाना, जो सामान लाना ले जाना, व्यक्ति का आना जाना, टैक्सीज वगैरह, ये सब मिला करके लगभग 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। इसीलिए ये यात्रा काफी महंगी है, हर व्यक्ति करता नहीं है। हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करें तो चाइना ने स्ट्रिक्ट लिमिट लगा रखी है, 18 साल से ऊपर और 70 साल से कम उम्र के लोग ही जा सकते हैं। जिस व्यक्ति की उम्र 70 साल से ज्यादा है या जिस बच्चे की उम्र 18 साल से कम है वो यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। मेडिकल फिटनेस मैंडेटरी है, पहले जो जांच है, चिकित्सा जांच जो है वो होनी कंपलसरी है, मैंडेटरी है, होगी ही होगी, और उसको मैनेज करता है ITBP, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स जो है वो, बॉर्डर पुलिस जो है वो इसको मैनेज करता है, वो सारी मेडिकल जांच करवा करके फिर लोगों को आगे जाने की अनुमति प्रदान करता है।
इसके अलावा बहुत सारे एक्लेमेटाइजेशन सेंटर्स हैं। वो जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा कम ऑक्सीजन वाला है। हम जिन क्षेत्रों में रहते हैं वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, तो यहाँ से वहां जाने में हमें, जैसा हमने देखा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जैसी बीमारियां हो जाती लोगों को, तो वैसा ना हो तो कुछ सेंटर ऐसे बना रखे होते हैं जो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमको ढालने का काम करते हैं। वहां की जिस प्रकार की जलवायु है उसके अनुसार हमको ढालने का काम करते हैं। थोड़ा सा ढल जाए, हम 2-3 दिन उनमें रह जाएं, 4 दिन 5 दिन अगर हम उनमें रह जाएं, तो हमारे शरीर को वैसे क्लाइमेट की, वैसी जलवायु की आदत हो जाती। फिर जब हम वहां जाते हैं तो आसानी से उस जलवायु को सहन कर पाते हैं, हमारी शरीर जो है साथ दे पाता है। तो वैसे एक्लेमेटाइजेशन सेंटर, और बीच बीच में अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ जाए, वहां जाने के बाद भी कोई समस्या क्रिएट हो जाए, तो ऑक्सीजन बैंक्स भी जो है वो इस पूरे रास्ते में सेटअप करने का काम किया जाता है। आईटीबीपी भी करती है, उस तरफ चाइना की तरफ जो है वो चीन की सरकार भी ये सारे काम करती है। और प्रोफाइल की अगर हम बात करें, जो तीर्थयात्री जाते हैं उनके विवरण की बात करें, तो हर प्रकार का व्यक्ति जाता है, महिला पुरुष सभी प्रकार के लोग जाते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। भारत में 60 साल की रिटायरमेंट की एज है जनरली, तो वो 60 साल की उम्र से रिटायरमेंट के बाद ही लोग प्लान करते हैं कि हम कैलाश मानसरोवर जाएंगे। तो ज्यादातर सभी प्रकार के लोग जो हैं वो यहाँ पर जाते हुए हमें दिखाई देते। कोई एक विशेष प्रकार की चीज नहीं है कि यही लोग जा रहे हैं, वही लोग जा रहे हैं, ये लोग नहीं जा रहे, वे लोग नहीं जा रहे, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। रिटायर्ड ऑफिशियल्स जो हैं, स्कूल टीचर्स, सोलो वुमेन भी जाती हैं, अकेली महिलाएं भी जाती है, काफी ज्यादा यूथ जो है, युवा लोग जो है वो भी यहाँ पर जाने का काम करते हैं। तो अभी पिछले 6 सालों से बंद है, लेकिन उससे पहले तक जब तक जाते रहे तो सभी प्रकार के लोग जाते रहे। यानी इंडिया की पूरी सोशल डाइवर्सिटी यहाँ पर जाती है। कोई विशेष प्रकार का ऐसा नहीं है कि यही लोग जा रहे हैं बाकी नहीं जा रहे हैं, या यूथ ही जा रहा है बुजुर्ग लोग नहीं जा रहे हैं। चाइना ने 70 साल की लिमिटेशन लगा रखी है, तो 70 साल से अंदर अंदर के जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो भी जा रहे हैं। राइट। तो ये पूरा पार्ट हमारा, हमने एक डिस्कशन किया जिसके अंदर हमने अलग अलग एस्पेक्ट देखे कि ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है, इसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, वो जगह कैसी है, वो उस जगह का महत्व क्या है, उसको हमने समझने की कोशिश करी। वहाँ का आर्ट एंड कल्चर कैसा है उसको समझने की हमने कोशिश करी। अलग अलग धर्म में किस प्रकार से अलग अलग महत्व जो है उस जगह का दिखाया गया है, उसको हमने बात की। साथ ही साथ हमने देखा कैसे जाया जाता, रूट्स कौन कौन से, मार्ग कौन कौन से, उनको समझने की कोशिश करी। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या है, आर्थिक पहलू क्या है, उनको हमने जानने की कोशिश करी। सोशल एस्पेक्ट्स क्या है, उनको हमने जानने की कोशिश करी। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर करी है। लास्ट बात कर लेते हैं, मेंस में हमारे सामने क्वेश्चन कैसा हो सकता है। इसी साल जो बच्चे 2025 का मेंस दे रहे हैं उनके सामने भी यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है, और डेफिनेटली आगे भी जो बच्चे 2026-27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये 6 सालों बाद फिर से कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, या फिर से वो यात्रा जो है वो प्रारंभ हो रही है। जैसा मैंने अभी बताया, नितिन गडकरी जी ने कहा 85% रास्ता कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है अगले 2-4 महीनों में, 6 महीने में जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो या अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो डेफिनेटली फिर से न्यूज़ में रहेगा, तो अगले साल भी आपके लिए डेफिनेटली क्वेश्चंस तो यहाँ से आने के चांसेस पूरे रहते हैं, 2026-27 में भी पूरे रहते हैं। तो अगर हम जीएस पेपर सेकंड में देखें, तो जीएस पेपर सेकंड जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट होता है। जीएस पेपर सेकंड में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंटरनेशनल रिलेशंस को सेंटर में रख के, केंद्र में रख के फिर क्वेश्चन आपके सामने होगा। Evaluate the strategic, diplomatic and cultural dimensions of the कैलाश मानसरोवर यात्रा in the context of India China relations। ऐसा कोई क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट जरूर नहीं है कि यही क्वेश्चन होगा, बट इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जहां पर क्वेश्चन की डिमांड ये रहेगी कि भारत चीन संबंध जो है उसमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा कितना प्रभाव रखती है, या क्या क्या चीजों का फायदा, बेनिफिट हमें यहाँ पर मिल पाता है। भारत चीन संबंधों के संदर्भ में कैलाश मानसरोवर यात्रा के सामरिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए। जैसा एक क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है अगर ये जीएस पेपर 2 में आता है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस के दृष्टिकोण से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जीएस पेपर 1 की अगर हम बात करें, तो जीएस पेपर 1 जो है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी वाला पार्ट होता है। वहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन पूछने का जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा बदलेगा। कैलाश मानसरोवर इज नॉट जस्ट अ पिलग्रिमेज बट अ कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ रिलीजन, इकोलॉजी एंड जियोपॉलिटिक्स डिस्कस। कैलाश मानसरोवर केवल एक तीर्थ यात्रा ही नहीं, बल्कि धर्म, पारिस्थितिकी और भू राजनीति का एक अभिसरण बिंदु है, जहां ये सब चीजें आकर मिलती हैं। ऐसा एक बिंदु है, चर्चा कीजिए। जीएस पेपर 1 में अगर क्वेश्चन होगा तो वो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो उन सब एस्पेक्ट्स को मिलाकर एक क्वेश्चन आपके सामने होगा। और अगर इसी पॉइंट से जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन बने तो व्हाट आर द एनवायरमेंटल चैलेंजेस
पर्टिकुलर जीएस पेपर 3 एनवायरमेंटल इकोलॉजी के दृष्टिकोण से क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। What are the environmental challenges of infrastructure development in high altitude pilgrimages zone? Use कैलाश मानसरोवर as a case study. उच्च ऊंचाई वाले तीर्थ क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास की पर्यावरणीय चुनौतियां क्या हैं? केस स्टडी के रूप में कैलाश मानसरोवर का उपयोग करें। ऐसे अलग अलग जीएस पेपर 1 में, 2 में, 3 में अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग एस्पेक्ट जो है वो इसी यात्रा के पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी के लिए ये किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से अलग अलग एंगल से इसी बात को पूछा जा सकता है। जब आप आंसर लिखेंगे, जो बच्चे इस साल मेंस दे रहे हैं या जब भी देंगे, एक तो मैप्स का उपयोग करेंगे ज्यादा से ज्यादा, जिसमें आप दिखाएंगे कि कौन कौन से 3 मेजर रूट्स है जहां से कि जाया जा सकता है। अभी नितिन गडकरी जी ने कहा है कि डायरेक्ट रोड जाएगी, तो वो कहां से होकर कैसे जाएगी, इसमें मैप का उपयोग करें तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं, ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। 2024 में देमचोक देपसांग में डिसएंगेजमेंट कैसे हुआ? 2020 में बड़ा था एंगेजमेंट, चीन की और भारत की सेनाएं जो है आपस में भिड़ी थी, और 2024 में कैसे कैसे डिसएंगेजमेंट किया गया उसको मैप्स के द्वारा दिखाने की कोशिश करें, आंसर के अंदर इस पॉइंट को मेंशन करें। 2025 में यात्रा रिवाइव होती है, फिर से चालू होती है, इस पॉइंट को मेंशन करिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने की कोशिश भारत 2019 से इसको कर रहा है, उस पॉइंट को भी अपने आंसर के अंदर ऐड करें। कौन कौन सी चीजों को आपको हाईलाइट करना रहता है आपके आंसर में अगर आप यूज करें तो ट्रांस बाउंड्री सेक्रेड ज्योग्राफी, सीमा पारीय पवित्र भूगोल, इस शब्द को ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, हाईलाइट करिए। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, कूटनीति, उसका उपयोग करिए, इन शब्दों का उपयोग करना है आपको, अंडरलाइन कर करके उपयोग करिए, चाहे आप ऑप्शन में लिख रहे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शन में लिख रहे हैं, तब भी इन टेक्निकल टर्म्स का उपयोग आपको करना चाहिए। इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी ऑफ द तिब्बतन प्लेटू, तिब्बत के पठार की पारिस्थितिकी संवेदनशीलता, इस पॉइंट को अपने आंसर के अंदर इस शब्द को यूज करिए। इंडिया चाइना पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, भारत चीन लोगों के बीच का जुड़ाव, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका कि हमें अपने आंसर के अंदर उपयोग करना चाहिए, ताकि जब भी हम ऐसा आंसर लिख रहे हैं, मैंने ये स्पेशली ये पॉइंट्स जो हैं वो इसी साल 2025 में जो बच्चे मेंस दे रहे हैं उनके लिए ऐड किए हैं कि ताकि उन्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वरना खुद सोचना पड़ेगा आंसर फ्रेम करना, क्या शब्द ज़्यादा यूज होने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ऐड कर दिए ताकि उन बच्चों को, समय कम है अब, आप लोगों के पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो ऐसे में आपके लिए ज़्यादा यूजफुल हो सके। तो इन शब्दों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें। ये जो पूरा सेशन है इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है प्रवीण वैष्णव पीवी सर के नाम से, हैंडल है @PV Sir G, PVSIRJI। टेलीग्राम पर भी यही चैनल है, टेलीग्राम पर भी यही हैंडल है, यूट्यूब पर भी यही हैंडल है, इंस्टाग्राम पर भी यही हैंडल है, तो आप इसके द्वारा जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर भी पीवी सर जी के नाम से पेज है, आप उससे जुड़ सकते हैं, और ट्विटर पर प्रवीण पीवी सर जो हैंडल है उससे जुड़ करके आप ट्विटर पर भी मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं उससे जरूर जुड़ें, व्हाट्सएप ग्रुप भी है उस पर भी जुड़ें। पीडीएफ पर्टिकुलरली टेलीग्राम पर ही आपको अवेलेबल है, तो टेलीग्राम से तो जरूर जुड़े। ये सेशन मुझे लगता है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहा होगा। जिन बच्चों ने न्यूज में ये न्यूज देखी होगी कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से चालू होने जा रही है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पर्टिकुलरली यूपीएससी एग्जाम के लिए किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ की ज्योग्राफी, रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर, इन सब चीज़ों से ये पार्ट कैसे जुड़ता है, इंटरनेशनल रिलेशन से कैसे जुड़ता है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से कैसे जुड़ता है, जीएस पेपर 1, 2, 3 तीनों ही चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं ये भी हमने डिस्कस किया है, और उनके आंसर्स में क्या क्या पॉइंट्स हमारी तरफ से ऐड होने चाहिए ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो सेशन को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल बनाने की कोशिश आपके लिए रही है। अगर ये कोशिश आपको पसंद आई है तो इस सेशन को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार सेशंस आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।